अरे भाभी, इतनी सारी मिर्च क्यों काट रही हो? मैं इतना मिर्च नहीं खा पाऊंगी, थोड़ा कम ही तीखा रखना खाना। पूजा डरो मत, ये मिर्च ज्यादा नहीं है और ये वाली मिर्च सेहत के लिए नुकसान नहीं होती। फिक्र मत करो, खाने में बस इतनी ही मिर्च होगी जितना तुम और मैं बर्दाश्त कर सके। मैं खुद भी ज्यादा मिर्च नहीं खाती। इतना बोलकर सुमन खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर बाद सब खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं और खाना खाते हुए सुमन से कहते हैं, मानना पड़ेगा बहू, खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया, पर खाने में थोड़ी मिर्च ज्यादा होती तो ज्यादा अच्छा लगता। माँ तुम तो रहने ही दो, खाने में क्या मिर्च कम है, इतनी ज्यादा मिर्ची हो रही है, मुझे तो खाया भी नहीं जा रहा। भाभी किचन से आप मेरे लिए थोड़ी सी चीनी लेकर आ जाओ। पहले ही रसोई में आपने मेरे कानों से धुआं निकाल दिया। आप भी अपने ससुराल वालों की तरह निकली, 3 टाइम मिर्च खाने वाली। अरे आज तो हमने मिर्च की चटनी भी नहीं खाई, तो कैसे बोल सकती हो ऐसी बात बहू? हमारे घर में 3 वक्त की मिर्च की चटनी बनती है और तेरी पहली रसोई थी। तुझे पता नहीं था इसलिए हमने कुछ नहीं बोला, पर रात के खाने में लाल मिर्च की चटनी भी बना देना। और ये लो मेरी तरफ से नेग, तुम्हारी पहली रसोई का। सुमित्रा सुमन को उसकी पहली रसोई का नेग देकर वहां से चली जाती है और शाम को अपने ससुर के कहने पर सुमन मिक्सी में धनिया मिलाकर लाल मिर्च की चटनी बनाती है। भाभी सुबह की तरह ज्यादा मिर्च वाला खाना तो नहीं बनाया ना? नहीं पूजा, अभी के खाने में मैंने सिर्फ नाम के लिए मिर्च डाली है। मुझे समझ आ गया है कि तुमसे जरा भी मिर्च बर्दाश्त नहीं, और वैसे भी मैं लाल मिर्च वाली चटनी तो बना ही रही हूँ, फिर खाने में इतना मिर्च क्यों ही डालना। ठीक है भाभी, अगर आप मिर्च वाली चटनी बना ही रही हो तो मिर्च थोड़ा ज्यादा डालना। इस घर के लोग बहुत खाते हैं मिर्च वाली चटनी। तुम फिक्र मत करो, ऐसी मिर्च वाली चटनी बनाऊंगी कि सब खाते ही रह जाएंगे। इतना बोलकर एक बार फिर सुमन खाना बनाने लगती है और कुछ देर बाद जब सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं तो चटनी देख सुरेश का मुंह बन जाता है। सुमन, ये तुमने मिक्सी में चटनी बना दी क्या? पर हम लोगों को तो सिलबट्टे की पिसी हुई चटनी पसंद है। अरे बेटा, किसी ने बहू को बताया थोड़ी ना था, जब उसने बना दिया है चुपचाप से खा ले। बहू, कल तुम सुबह सिलबट्टे पर मिर्ची की चटनी बना देना, और हाँ, मिर्च की चटनी में धनिया पुदीना मत डालना, सिर्फ लाल मिर्च, नमक, लहसुन और प्याज डालना। ठीक है माँ जी। सभी घर वाले अपनी अपनी पसंद बताकर खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं और अगली सुबह नाश्ते के साथ सुमन सभी के लिए सिलबट्टे पर मिर्ची की चटनी पीसती है। कैसा परिवार है, इनको तीनों टाइम मिर्च की चटनी चाहिए। भला इतना मिर्च वाला चटनी कौन खाता है? सुमन खुद से बातें करते हुए सिलबट्टे पर अपने हाथों से मिर्ची की चटनी बनाती है और जब पूरा परिवार खाने के साथ मिर्ची की चटनी खाता है तो उसमें कमियां निकाल देता है। बहू, तुमने चटनी तो बहुत अच्छी बनाई है, पर अपनी सास को टक्कर नहीं दे पाई। कल थोड़ी ज्यादा तीखी चटनी बनाना, इतनी मिर्च डालना कि खाकर लगे कि हम मिर्ची की चटनी खा रहे हैं। अभी चटनी बिल्कुल फीकी है, कोई स्वाद नहीं है इसमें। सही बोल रहे हो पापा, मुझे भी मजा नहीं आ रहा। यहाँ मिर्ची की चटनी बनाने की वजह से मेरे हाथों में जलन हो रही है और खाने वालों को स्वाद ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, रात में उनके लिए मैं लाल मिर्च की चटनी बनाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे खाते हैं। घर वालों को तीखा लगे इसलिए सुमन मिर्च की मात्रा बढ़ा देती है और इस बार वो सूखी लाल मिर्च भी लेकर पीस देती है। अब तो मैंने ऐसी तड़कती फड़कती मिर्च की चटनी बनाई है ना, जिसे खाकर सबके आंखों से आंसू निकलेगा और कान से धुआं। फिर खुद ही ये लोग बोलेंगे कि बहू, तीनों टाइम मिर्च की चटनी देने की जरूरत नहीं है। अपने ससुराल वालों को परेशान करने के लिए सुमन लाल मिर्च की चटनी बना देती है, पर उसे खाकर भी घर वालों को चैन नहीं मिलता। बहू, तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा कि हमें ज्यादा तीखा पसंद है? मिर्च डालने में इतनी कंजूसी क्यों कर रही है? घर में क्या मिर्ची की कमी है? माँ, इतना भी मिर्च खाना अच्छी बात नहीं है। आप लोग तीनों टाइम मिर्च वाली चटनी खाते हैं, इसीलिए आपकी तबीयत भी खराब रहती है। भगवान को प्यारा नहीं होना तो मिर्च वाली चटनी खानी छोड़ दीजिए। और अगर अपने बारे में नहीं सोच सकते तो एक बार भाभी के बारे में सोचो। भाभी के हाथ लाल हो चुके हैं, उनके हाथों में इतनी जलन हो रही है कि उनसे खाना भी नहीं बन रहा। तू अपनी भाभी का पक्ष ऐसे ले रही है जैसे कि सिलबट्टे पर तू ही मिर्ची की चटनी बना रही है। अरे तेरी भाभी के आने से पहले मैं ही तीनों टाइम सबके लिए मिर्च की चटनी बनाती थी, मेरे हाथों में तो कभी जलन नहीं हुई। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, कल मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल वैसी ही मिर्च की चटनी बनाऊंगी जैसी आप लोगों को खानी है। अपने ससुराल वालों की इन हरकतों पर अब सुमन को गुस्सा आ जाता है और अगले दिन जब वह लंच में सभी के लिए मिर्च की चटनी बनाने के लिए बैठती है तो खुद से कहती है, बहुत शौक है ना इन्हें मिर्च की चटनी खाने का। आज मैं इस मिर्च की चटनी में ना लहसुन डालूंगी और ना ही प्याज, इसमें सिर्फ लाल मिर्च डालूंगी और इन्हें आज खिलाती हूँ मैं मिर्च की चटनी। भले ही मेरे हाथ जले या कुछ भी हो, पर उनकी जुबान तो आज मैं जलाकर ही रहूंगी।
गुस्से में आकर सुमन 1 किलो हरी मिर्च और 1 किलो लाल मिर्च लेकर बैठ जाती है और 1 घंटे तक मिर्च की चटनी पीसती रहती है, जिस वजह से उसके हाथों में काफी जलन होने लगती है और वह बर्फ वाला पानी लेकर उसमें अपने हाथ डुबा लेती है। कितनी जलन हो रही है हाथों में, पर इन लोगों को क्या, इन्हें तो तीनों टाइम बस मिर्च की चटनी खानी है। आज एक बार में ही इतनी मिर्च की चटनी बनाकर रख दूंगी कि मेरे हाथों को आराम मिलेगा और इनकी जुबान को सजा। सुमन अपने हाथों को आराम देकर फिर से मिर्ची की चटनी सिलबट्टे पर लेकर पीसने लगती है और अब एक बार में बड़े भगोने से भरकर मिर्च की चटनी बना लेती है। अब लंच में जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो सुमन सभी को चटनी देती है और वो लोग चटनी रोटी खाते हैं। आज लग रहा है ना कि तुमने लाल मिर्च की चटनी बनाई है। आहा हा हा, मजा आ गया बिल्कुल। चटपटा तीखा। आज लग रहा है बहुत दिनों बाद की ढंग का खाना खाने को मिला है, वरना इतने दिनों से फीका खाना खाकर तो जुबान को स्वाद का पता ही नहीं चल रहा था। मुझे तो कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि मैं इस घर की बेटी हूँ। मुझे तो महक से भी मिर्च लग रही है और आप लोग कितनी आराम से खा रहे हो। कैसे ससुराल वाले हैं मेरे, इतने आराम से, भला इतनी मिर्च वाली चटनी कौन खा सकता है। मुझे उनकी ये घटिया आदत छुड़ानी होगी, वरना मेरे हाथों की तो बैन बच जाएगी। अब घर वालों को इतनी मिर्च की चटनी खाता देख सुमन भी हैरान हो जाती है और उन सभी की आदत छुड़वाने के लिए जानबूझकर ना सिर्फ लाल मिर्च और हरी मिर्च मिलाकर लाल तीखी चटनी बनाती है, बल्कि इस बार वो केवल लाल मिर्च की चटनी बनाती है और उसमें भी लाल मिर्च का पाउडर मिला देती है। इस मिर्च की चटनी को बनाने से मेरे हाथ पूरे जल गए हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने आग लगा दी है। काम करती हूँ, बर्फ के साथ हाथों में पट्टी बांध लेती हूँ। आज तो इन्हें ऐसी मिर्च की चटनी खिलाऊंगी कि ये दोबारा फिर कभी नाम नहीं लेंगे। ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए सुमन सिर्फ लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर की चटनी बना डालती है और जब पूरा परिवार उस चटनी को खाता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। अरे बहू, चटनी तो बहुत अच्छी है, पर आज तो ये हमारे बर्दाश्त के बाहर हो रही है। मेरे तो कान और मुंह से धुआं निकल रहा है। माँ, मेरे पेट में बहुत जलन हो रही है, मैं अभी वॉशरूम से होकर आता हूँ। अरे भाग्यवान, मैं तो 2 दिन से वॉशरूम ही नहीं गया हूँ और आज की चटनी खाकर तो मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है। इतना बोलकर विनोद और सुरेश वॉशरूम के लिए चले जाते हैं और जैसे ही वॉशरूम से बाहर आते हैं फिर से उनके पेट में दर्द होने लगता है और वो लोग फिर से वॉशरूम में चले जाते हैं। तो वहीं पूरे दिन सुमित्रा भी पेट पकड़कर बैठी रहती है और उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि अब सुमन भी डर जाती है और पूजा सबको हॉस्पिटल लेकर जाती है। सब हॉस्पिटल में अपना पेट पकड़ कर लेटे थे, तभी डॉक्टर उनकी जांच करके कहता है, आप सब मिर्ची खाना कम कीजिए। अगर इतनी मिर्ची खाने में लेंगे तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। पूजा बेटी, अपने घर वालों को समझाती क्यों नहीं हो? आज तुम्हारे पापा को कॉन्स्टिपेशन हुआ है और तुम्हारे भैया को पाइल्स और माताजी आपका तो हाजमा ही खराब है। आखिर आप चाहती क्या हैं? जीना है या नहीं? डॉक्टर जी, आप बस दवाई दे दीजिए, मैं मिर्च खाना भूल जाऊंगी। माफ करना माँ जी, मैं तो बस आप लोगों को सबक सिखाना चाहती थी, पर आपकी ये हालत हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। सुमन को अपने घर वालों की हालत देखकर बहुत दुख होता है, पर उसकी इन हरकतों से घर वालों को सीख मिलती है और अब वह लोग मिर्च की चटनी खाना छोड़ देते हैं और जब तक वो हॉस्पिटल में रहते हैं बस तब तक ही, क्योंकि किसी भी चीज की आदत इतनी जल्दी कहाँ छूटती है। इसीलिए अब वो लोग मिर्च की चटनी तो खाते हैं, पर हफ्ते में 1 दिन, वो भी हल्की मिर्च के साथ। अरे माई, मेरे से तो काम ही नहीं हो रहा, लेकिन करना पड़ेगा। उसका नाश्ता भी तो बनाना है। माँ, मेरे को लेट हो रहा है, पता है ना, आज मेरा एग्जाम है। आपने अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट बनाया या नहीं? बस बस बना रही हूँ। इतने में मालती लड़खड़ा कर गिर जाती है तो बड़ी बेटी संभाल लेती है। माँ ठीक तो है ना? हे भगवान, आपको कितना बुखार आ रहा है, आप यहाँ पर लेट जाइए। नहीं बेटा, तू पागल है, उसे अपने हवाई जहाज वाली परीक्षा देने जाना है। माँ, वो बाहर कैंटीन से भी खा सकती है, आपकी तबीयत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नैना, वहां से 100 रुपए ले लियो और बाहर से खाना खा लेना। अरे तुम ही रखो अपने 100 रुपए। माँ, आपको बहुत बुखार आ रहा है, इसलिए मैं बच्चों को होम ट्यूशन देने नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, तू जा। सारी कमाई तो नैना की पढ़ाई में लगा दी, अब जाएगी नहीं तो कैसे काम चलेगा। माँ, मेरे लिए काम जरूरी है, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। पर यह भी ठीक है, घर में पैसे की कमी हो जाएगी। फिर नैना अपने एग्जाम देने चली जाती है। वहीं समृद्धि की पैड वाले फोन से फोन करके होम ट्यूशन वाले 4-5 बच्चों को घर बुला लेती है, जहां वो बच्चों को पढ़ाती भी है और अपनी माँ का बुखार में ख्याल भी रखती है। माँ, आपको ठीक लग रहा है या नहीं? चिंता मत कीजिए, कुछ ही देर में आपका बुखार उतर जाएगा। ऐसे ही ये दिन गुजर जाता है। अगले दिन, नैना बेटा, तुम दोनों की शादी का रिश्ता आया है।
शादी कर लो तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। समृद्धि को तो लड़का पसंद आ गया है, अब तू इनमें से किसी एक लड़के को देख ले। आपने इस पूरे परिवार को बताया है ना, मेरे अभी एग्जाम हुए हैं, इसके बाद मेरा केबिन क्रू का काम है, जो इस डिमांड पर मुझसे शादी करेगा कि मुझे बाद में भी काम करने देगा, मैं बस वहीं शादी करूंगी, इसलिए वैसा ही लड़का देखना। नहीं, ये सब नहीं बताया है। तो फिर मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। नैना तो शादी के लिए मना कर देती है, लेकिन समृद्धि की चटमंगनी पर शादी हो जाती है। समृद्धि की शादी गरीब घर के विवेक नाम के लड़के से हो जाती है, जहां वो घर को चलाने के लिए अपने गाय भैंस के दूध को निकाल कर बेचा करता था। वहीं शादी के बाद समृद्धि उस तबेले को संभालती थी। एक सुबह वो गाय भैंस को बाहर से चारा लाकर चारा खिलाती है। गैया, ओ मेरी प्यारी गैया, ले चारा खा ले। अरे बहू, तू तबेले में ही गाय भैंस से बात करती रहेगी, अपनी सास से भी बतियाएगी। ठंड हो रही है, चल अंदर चल, मैंने आग जलाई है। माँ जी, आप ठंड में क्यों आई? यहाँ पर अभी मुझे इन दोनों को नहलाना है, तबेला साफ करना है, क्या फायदा? हाथ गर्म करके जब पूरा काम हो जाएगा मैं तब आ जाऊंगी। ओहो, तू कितना सोचती है, सच में तेरे जैसी बहू पाना आज के जमाने में बहुत बड़ी बात है। ये कहकर सुशीला आग के पास बैठ जाती है और समृद्धि अपने काम में लग जाती है। ऐसी समृद्धि अपने गरीब ससुराल में खुश रहती है, और वहीं अमीर घर का रिश्ता आते ही नैना भी तैयार हो जाती है। शादी के बाद जैसे वो ससुराल में आती है तो उसके फोन पर ईमेल आता है, जिसे देखते ही नैना खुशी से उछल पड़ती है। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव कि सच में मेरा सपना पूरा हो गया और मैं कैबिन क्रू बन गई। वाह नैना, फाइनली तुम्हारा ड्रीम पूरा हुआ। देखा बहू, तुम्हारा पहला कदम रखते ही तुम्हारा सपना पूरा हो गया। ये तो है माँ जी, कल से मैं फ्लाइट अटेंड करूंगी। अगले दिन नैना अपने मेहंदी वगैरह साफ करके ससुराल वालों का आशीर्वाद लेके एयरपोर्ट पर पहुंचती है, जहां उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और फिर वो फ्लाइट अटेंड करती है। इस तरह ठंड में भी दोनों बहनें अपने अपने काम में लगी रहती हैं और महीना बीत जाता है। इसी बीच गरीब मालती को अपनी दोनों बेटी की याद आती है। नैना से मिले मुझे पूरा 1 महीना हो गया है और समृद्धि से तो मैं 2.5 महीने से नहीं मिली। आज मैं दोनों बहनों से मिल कर आती हूँ, लेकिन सबसे पहले नैना के पास जाऊंगी, कहीं उसकी फ्लाइट निकल गई तो। गरीब मालती ठंड में ठिठुर कर फटा हुआ स्वेटर पहनकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, जहां उसकी बेटी दूसरे स्टाफ से बात कर रही थी कि आवाज लगाती है। नैना, नैना बिटिया, इधर देख, मैं आई हूँ, तेरी माँ तुझे मिलने आई है नैना। अरे यहाँ हूँ मैं, देख तो नैना। ओहो माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? गाइस प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। ये तुम्हारी मॉम है ना? कितनी गरीब और फटे हाल में आई हैं, खुद तो अमीर बनकर रहती हो और अपनी माँ को ऐसे रखती हो, कैसी बेटी हो तुम। नैना को ये बात सुनकर बहुत शर्म आती है और वो अपनी माँ के पास जाकर चिल्लाने लगती है। माँ, आपको किसने कहा था यहाँ पर आकर मेरा नाम जोर जोर से चिल्लाने के लिए? आपको दिखाई नहीं देता पब्लिक प्लेस है? और ये कैसे कपड़े पहन कर आई हो? मेरे फ्रेंड के सामने मेरी नाक कटवाती। जब आप यहाँ पर आ रही थी तो थोड़ा ढंग की बनकर आती ना, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी बेइज्जती करनी है मेरी काम वाली जगह पर आकर। अब यहाँ से चली जाइए, मुझे यहाँ पर मेरा काम करने दीजिए। मुझे तो लगा था शादी के बाद अपनी माँ से मिलकर तुझे खुशी होगी और मैं तुझे यहाँ वो क्या बोलते हैं सरप्राइज देने आई थी, पर तूने तो मुझे ही सुना दिया। हमेशा से तुझे अपना काम प्यारा लगा है। हाँ जाइए। मालती रोते हुए अपनी गरीब बेटी के घर पहुंचती है, जहां वो ठंड में तबेली की सफाई कर रही थी, गाय भैंस को चारा खिला रही थी। मेरी बच्ची, काम कर रही है तू? अरे माँ, आप, मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आइए ना, यहाँ पर बैठ जाइए। माँ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है लेकिन काम भी करना है, इसलिए यहीं पर बैठ जाओ। ठंड से बचने के लिए मैं आपकी तरफ तिरपाल लगा देती हूँ। फिर समृद्धि बांस पर तिरपाल लगा देती है, जिससे माँ की तरफ हवा न आए, और उसे चारे पर बिठा देती है। साथ ही बात करते हुए अपना काम करती है, गोबर उठाती है। बस थोड़ी देर माँ, मेरा काम हो गया है। और बताइए कैसी हैं आप? और नैना कैसी है? आप मिली उससे? कैसा चल रहा है काम उसका? उसका तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन शुरू से लेकर अभी तक वो नहीं बदली। आज भी वो मुझसे उसी बेकार लहजे में बात करती और आज तो सबके सामने मेरी बेइज्जती भी कर दी। मैंने तो सोचा था इंसान जो होता है वो अपनों से उम्मीद लगाता है, लेकिन वो उम्मीद मेरी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। उसने मेरी कभी कदर नहीं की। उससे मिलने गई थी, लेकिन उसे तो बस हमेशा से अपना काम ही प्यारा लगा।
माँ की तो कभी फिक्र नहीं की, और एक तू है जो अपना काम छोड़कर भी अपने काम के साथ मुझे तवज्जो देती है। क्या उसने ऐसा किया आपके साथ? आज तक मैं सब कुछ सहती आई हूँ, लेकिन आपके खिलाफ ये नहीं चाहूंगी। इस बार उसे मेरी बातों का जवाब देना ही होगा। बेटा तू क्यों गुस्सा हो रही है? छोड़ दे, मैं आज के बाद उसे खुद नहीं बोलूंगी। वो बात ठीक है माँ, लेकिन उसको इस बात का एहसास तो होना चाहिए। आज उसकी फ्लाइट होगी, कल सुबह मैं उससे बात करती हूँ। आप जब तक अंदर चलिए, कुछ खा पी लीजिए। फिर समृद्धि अपना बाकी का काम छोड़कर अपनी माँ को चाय नाश्ता करवाती है और उसकी अच्छे से खातिरदारी करती है। माँ की ठंड लगने पर उसको रजाई उड़ाती है, आग जला देती है। दोनों समदन बैठकर आपस में बहुत बात करती हैं। अगली सुबह गाय भैंस को चारा देने के बाद समृद्धि कहती है, माँ आपने चाय नाश्ता कर लिया ना? चलिए, हमें नैना के ससुराल चलना है। अरे समृद्धि तू क्यों जिद कर रही है? छोड़ दे। नहीं माँ, हमें जाना होगा, चलो। माँ जी आप कुछ देर इंतजार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद समृद्धि अपनी माँ को लेकर नैना के ससुराल पहुंचती है, जहां वो केबिन क्रू की ड्रेस में निकल रही होती है। तभी अरे माँ, आपने कल बेइज्जती करवा ली, इसके बाद भी मन नहीं भरा जो दोबारा चली आई मेरे पास। माइंड योर लैंग्वेज नैना। अगर तू किसी एयरलाइन की कैबिन क्रू है तो मैं भी कोई गवार नहीं हूँ जो तेरी चाल पट्टी को ना समझूं। जिस माँ ने तुझे आज तक इतना पाल पोस कर बड़ा किया, तेरे एयरलाइन के लिए ना जाने कितने घरों में झाड़ू बर्तन धोने का काम किया, उसके बाद तूने माँ को ये सिला दिया। अपने एयरपोर्ट लाइन में तूने सबके सामने उनकी बेइज्जती कर दी। अरे वो गरीब है, कभी तूने सोचा कि माँ को एक नई साड़ी ला कर दे दूं? और ठंड में कितनी परेशान हो रही होंगी वो। माँ हमारी शक्ल देखने के लिए हमें याद करके हमसे मिलने चली आई, पर तूने माँ के साथ बहुत गलत किया। अगर तुझे माँ इतनी ही बुरी लगती है तो आज के बाद उनसे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब से वो मेरी जिम्मेदारी है, समझी तू? ऐसे आजकल के बेटे भी नहीं होते हैं जो अपने काम के सिलसिले में अपनी माँ को छोड़ दे, पर तूने तो बेटी होकर बेटी कुल का नाम खराब कर दिया। ये मैं क्या सुन रही हूँ बहू? तूने अपनी माँ के साथ ऐसा किया तो हमारे साथ भी ऐसा करेगी बाद में? या फिर ये सब तेरे पैसों के घमंड की वजह से हुआ है? समृद्धि की बात सीधा नैना के दिल पर लगती है और वो अपनी माँ के सामने खड़ी होकर माफी मांगने लगती है। माँ मुझसे गलती हो गई, माँ मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बिना कुछ सोचे समझे इतना भला बुरा कह दिया, जबकि आपने तो मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ किया है। मैं कैसे इतनी बिगड़ गई मुझे पता ही नहीं चला। माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अपने काम से ज्यादा आपको ऊपर रखूंगी। तुझे अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। इसलिए अपने काम के आगे मुझे चुनने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू माँ। पैसों की पट्टी नैना की आंखों पर से उतर जाती है। अपनी गलतियों के एहसास के बाद वो अपनी माँ से माफी मांगकर उसका बहुत अच्छे से खातिरदारी करती है और दोनों बहनें माँ के साथ कुछ दिन मायके में खुशी खुशी बिताकर वापस ससुराल चली जाती हैं।